रेलगाड़ी अपनी गति से दौड़ रही थी। रात का समय था, सब यात्री नींद की बाहों में थे। आशा भी सो रही थी। तभी कोई स्टेशन आया। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई थी। आशा को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। वैसे भी गौरी की फरमाइशें पूरी करते करते 2 दिन हो गए थे। सारा सामान एकत्रित करना, फिर उसे लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बेटी पहली बार माँ बनने जा रही थी, इसलिए उसकी फरमाइशें पूरी करना भी आनंददायक काम था। लेकिन शरीर तो अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चला था। फिर भी उसे गौरी और उसके बच्चे के लिए सामान एकत्रित करना बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से इतनी लंबी यात्रा, वो भी ऐसे सोई कि उसे कुछ होश नहीं रहा। जब गाड़ी रुकी तो वो उठकर बाथरूम चली गई। तब तक सामने वाली बर्थ पर एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ आ चुकी थी। उस वक्त कंपार्टमेंट में काफ़ी अंधेरा था और उस महिला ने बत्ती भी नहीं जलाई थी। आशा ने उस महिला की सिर्फ पीठ देखी थी। वैसे भी वो सेकंड एसी के कोच में थी, जहाँ पर किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। आशा इतनी थकी हुई थी कि सीट पर पड़ते ही फिर से सो गई। उसने ये जानने की ज़रा भी कोशिश नहीं की कि सामने वाली बर्थ पर कौन आया है। वैसे भी उसे ज़्यादा जान पहचान बनाने की आदत नहीं थी और वो रात का भी समय था। वो महिला पीट करके अपनी बर्थ पर लेट चुकी थी। थोड़ी देर में आशा को भी नींद आ गई थी। शायद 2 घंटे बीत चुके थे। फिर से कोई स्टेशन आया था। आशा उठी तो उसने देखा कि सामने वाली बर्थ पर कोई छोटा बच्चा अकेला सो रहा है। उसे बहुत हैरानी हुई। फिर सोचा शायद उसकी माँ बाथरूम गई होगी या फिर स्टेशन पर कुछ लेने उतरी होगी और अभी आ जाएगी। गाड़ी चल पड़ी थी और काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन कोई भी सामने वाली बर्थ पर नहीं आया था। वो बच्चा भी उठ चुका था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। उस बच्चे के बहुत ज़्यादा रोने से डिब्बे के सभी यात्री उठ गए थे। वे सब आपस में बात करने लगे कि यह बच्चा किसका है। आशा की बर्थ सबसे सामने की थी, सो सब आशा से पूछने लगे कि यह बच्चा किसका है। लेकिन आशा तो स्वयं ही नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है, तो वो सबको क्या जवाब देती। आशा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो पता चला कि वो एक लड़की है। उसके पास एक बैग भी पड़ा हुआ था। उस बच्ची ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। आशा ने अपने बैग में से निकाल कर उसे कुछ खाने को दिया। वो बच्ची बड़े आराम से आशा की गोद में बैठकर खाने लगी। वो बच्ची सिर्फ माँ माँ कर रही थी। वो बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, भले घर की लग रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसे ऐसे छोड़कर चला गया है। पूरी गाड़ी में शोर मच गया कि लगभग 1.5-2 साल की एक बच्ची को कोई छोड़ गया है। सब यात्री ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन उस बच्ची को ऐसे रेलगाड़ी के डब्बे में छोड़ गया है, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। आशा भी कुछ बता नहीं पा रही थी कि उस बच्ची को कौन छोड़ गया है। मैं तो सो रही थी, बस मुझे इतना पता था कि वो कोई औरत थी और उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। की उपस्थिति में आशा ने उस बच्ची का बैग खोलकर देखा कि शायद उस बैग में उस बच्ची के बारे में कुछ पता चल जाए। आशा को उस बैग में बच्ची के कपड़े और एक पत्र मिला। आशा ने उस पत्र को सबके सामने पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिसको भी ये बच्ची मिले वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दे। सब यात्री आपस में बातें करने लगे कि अगर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में ही छोड़ना था तो उसे रेलगाड़ी में लाने की क्या ज़रूरत थी। पता नहीं क्यों, पर आशा ने उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा ली। उसका मन उस बच्ची को छोड़कर जाने का नहीं किया। उसने कहा, मेरा दामाद वकील है और मैं उसके घर ही जा रही हूँ। उसकी पुलिस में भी बहुत जान पहचान है। मैं उसके साथ मिलकर इस बच्ची का पता लगा लूँगी। किसी को भी इस बात पर कुछ ऐतराज़ नहीं हुआ। आशा उस बच्ची को अपने साथ ले आई थी। उसने आलोक को पूरी कथा सुनाई। ठीक है मम्मी जी, पहले हम थाने चलते हैं, इस बच्ची के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर घर चलेंगे, आलोक ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आशा भी यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उस बच्ची का पता चले और वो उससे मुक्त हो। दोनों घर जाने से पहले थाने चले गए, लेकिन उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। उस थाने में आलोक की बहुत जान पहचान थी। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर इस बच्ची को अनाथ आश्रम ही छोड़ना था तो फिर गाड़ी के
वो भी सेकंड एसी में छोड़ने का क्या मतलब हो सकता है? पूरी तरह से तो नहीं पता, पर लगता है जैसे जिसने भी इस बच्ची को छोड़ा है वो चाहती है कि ये किसी अच्छे घर में जाए। पर जो भी हो, उसने बहुत बड़ा खतरा उठाया है। ये बच्ची किसी गलत हाथों में भी पड़ सकती थी। हाँ, हो सकता है। मैं सारा पता करके आपको बताता हूँ। तब तक आप बच्ची को अपने पास ही रख लें। हाँ, ये ठीक है। आलोक और आशा उस बच्ची को लेकर घर आ गए। ये कौन है? उस बच्ची को देखकर गौरी ने पूछा। आशा ने उसे भी पूरी कहानी सुनाई। मम्मा, आपको तो मुसीबत उठाने की आदत है। उस डिब्बे में और भी तो लोग थे। उनमें से कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठा सकता था। आपको क्या पड़ी थी? गौरी कुछ नाराज़ भी हो गई थी। कैसी बात कर रही हो गौरी? मम्मी जी ने जो किया ठीक ही किया। ऐसे कैसे छोड़ आती इस बच्ची को वहाँ पर? अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती फिर? आलोक ने गौरी को समझाना चाहा। जब इसके माँ बाप को इसकी परवाह नहीं है तो फिर दूसरे क्यों चिंता करें? ठीक है ना, जैसे ही इसके घर का पता चलेगा तो हम इसको वहाँ पर छोड़ आएंगे। आशा ने बहस बंद करवा दी। बहुत दिन बीत गए थे, पर उस बच्ची के घर वालों का कुछ पता ही नहीं चल पाया। सबने मिलकर उसका नाम पूर्वी रख दिया। रेल की टिकट से भी पता करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए। गौरी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बहुत दिनों तक आशा उसके साथ रही और फिर वो पूर्वी को साथ लेकर अपने घर वापस आ गईं। बहुत महीनों तक जब पूर्वी के घर वालों का पता नहीं चला तो सुदीप और आशा ने कानूनी तौर पर उसे गोद ले लिया। गौरी और नमन उनकी दो संतानें थीं। गौरी की शादी हो चुकी थी और नमन अभी पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वो पूर्वी की परवरिश वैसे ही करने लगी जैसे नमन और गौरी की थी। नमन भी उसे पूरी तरह अपनी बहन मानने लगा था। सिर्फ गौरी ही थी जिसे उसके अभी भी वहाँ रहने पर आपत्ति थी। वो उसे अपनी छोटी बहन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्या मम्मा, आप अभी तक इस मुसीबत को अपने पास रखे हुए हैं? गौरी चुप कर, अब तो ये तेरी बहन है। इतने बरस बीत गए हैं, फिर भी तेरा व्यवहार इसके प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। आशा गौरी को हमेशा डांट लगा देती थी, लेकिन आलोक उसे अपनी बच्ची की तरह ही मानता था। जब भी आता उसके लिए ढेरों उपहार लेकर आता। 10 साल बीत गए थे। पूर्वी दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। उसने कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद नहीं की थी, जैसे वो जानती थी कि उसके जन्म की क्या कहानी है। अपने मुंह से आशा ने उसे कुछ नहीं बताया था, पर उसे सब कुछ पता था। पूर्वी ने कभी भी आशा को अपने मुंह से माँ नहीं कहा था। वो हमेशा ऐसे ही बातें करती थी। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। वो हरदम अपने कमरे में ही रहती थी। बहुत काम होने पर ही बाहर आती थी। सुदीप और आशा उसे यह एहसास कराते रहते थे कि वो भी इस घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उनकी संतान है। आशा के पड़ोस में एक दंपति रहने आए थे। उनसे आशा की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। मीरा उनकी बेटी की उम्र की थी, सो आशा उसे बेटी जैसे ही मानने लगी थी। वो कुछ भी अच्छा खाना बनाती, मीरा के घर देने ज़रूर जाती। मीरा भी आंटी आंटी बोलकर जब चाहे उनके घर में आ जाती थी। काफ़ी दिनों से आशा गौर कर रही थी कि जब भी मीरा उनके घर आती है, उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही होती हैं। जब भी पूर्वी उसके सामने आ जाती है, वो एकदम से सब बातें छोड़कर पूर्वी से बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन पूर्वी उसकी किसी भी बात का जवाब न देकर हाँ हूँ में अपना सिर हिला देती है। आंटी, पूर्वी और आपके दोनों बच्चों की उम्र में काफ़ी अंतर है, ऐसा क्यों? एक बार मीरा ने आशा से सवाल किया। बस ऐसे ही, ये हमारे बुढ़ापे की प्यार की निशानी है, आशा ने मजाक में कहा। नहीं आंटी, सच बताओ। मीरा सच जानने को अड़ गई, लेकिन आशा ने उसे कोई भी बात नहीं बताई। अरे मीरा, मैंने आज तेरे लिए नारियल की बर्फ़ी बनाई है, ज़रा चक्कर बता कैसी बनी है? आशा ने बात बदल दी। लेकिन अब तो मीरा यदा कदा ऐसी ही बातें करने लगी थी। उसने तो जैसे पूर्वी की सच्चाई जानने की ठान ली थी। अब आशा उससे ज़्यादा बातें करने से कतराने लगी थी। एक दिन आशा ने उससे कह ही दिया, अरे ये हमारी मर्जी है कि हम तय करें कि अपने बच्चों में कितना अंतर रखना है, या फिर यह बात भी दूसरे तय करेंगे। लेकिन आंटी, मैंने तो पूर्वी के बारे में आपके पड़ोसियों से कुछ और ही सुना है। अगर तुम्हें सब पता है
और तो तुम उसके बारे में बार बार क्यों जानना चाहती हो? आशा को अब सचमुच गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं ही मीरा कुछ बोलना चाह रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या मैं बोलो? आशा को अब खींच मच रही थी। मीरा एकदम से खड़ी हो गई और आशा की तरफ पीठ कर ली। आंटी, पूर्वी मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। क्या? आशा हैरान थी उसकी बात सुनकर। ये क्या कह रही हो मीरा? तुम होश में तो हो? जी आंटी, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे और आलोक के प्यार की निशानी है। कौन आलोक? आपका दामाद आलोक। क्या कह रही हो मीरा? तुम मेरे दामाद पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आशा को गुस्सा आ रहा था। मैं सच कह रही हूँ आंटी, पूर्वी मेरे और आलोक की ही बच्ची है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आलोक जैसा सच्चा और अच्छा इंसान तुम जैसी लड़की के साथ संबंध बना सकता है? आंटी, मैं और आलोक लॉ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों प्यार करते थे। आलोक मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती थी। मैंने आलोक को शादी से इनकार कर दिया था और बाहर चली गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं वापस आई, तब तक आलोक उस शहर को छोड़कर कहीं और चला गया था। आपको तो पता ही है कि आलोक का कोई नहीं है। पहले जज्बातों में आकर मैंने बच्चे को जन्म तो दे दिया, पर बाद में वो मेरे रास्ते में रुकावट लगने लगी थी। मैं उसकी परवरिश भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। मीरा चुप हो गई थी। तुम उसकी परवरिश नहीं कर पा रही थी या फिर अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी? आशा ने कहा। आप कुछ भी समझ लीजिए आंटी, पर यह सच है कि इतना तो मुझे पता था कि आपसे बढ़कर मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश कोई नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आगे सुनाओ अपनी कहानी। तुमने मुझे और आलोक को कैसे ढूंढा? आशा ने व्यंग से कहा। उसे लग रहा था कि वो जैसे कोई फिल्म की कहानी सुना रही है। हम दोनों ही वकील हैं, कभी न कभी तो सामने आना ही था। एक दिन आलोक मुझे मिल गया था, पर मैं उसके सामने नहीं आई। लेकिन उसके और आपके बारे में मैंने सब पता कर लिया था। मैंने आप लोगों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। उन दिनों आपकी बेटी माँ बनने वाली थी और आप ट्रेन में सफ़र करने वाली थी। मैंने अपनी बच्ची को रेल के डिब्बे में छोड़ दिया। जो मेरी समझ में आया था कि आप इसे अकेले नहीं छोड़ेंगी और अपने साथ ले जाएंगी, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब सारे लोग वहाँ थे तो मैं भी वहीं थी। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। फिर कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली और अब आपके सामने हूँ, कहकर मीरा ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी। मीरा, तुम माँ कैसे बन गई? तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्ची रो रही थी और तुम चुपचाप वहाँ खड़ी थी। तुम्हारा दिल नहीं रोया? नहीं आंटी, उस वक्त मैं भी रो रही थी। क्या खाक रो रही थी? अच्छा, अब बताओ मुझसे क्या चाहिए? आंटी, पूर्वी को मुझे वापस दे दो। अच्छा, लेकिन क्यों? आशा को उससे ऐसे ही किसी उत्तर की आशा थी। वो इसलिए कि मीरा चुप हो गई थी। बोलो, चुप क्यों हो गई? वो इसलिए कि तरुण पिता नहीं बन सकते। डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि तरुण पिता बनने के काबिल नहीं है और हम बच्चा गोद ले लें। लेकिन जब मेरी अपनी बच्ची इस संसार में है तो हम दूसरे बच्चे को क्यों गोद लें? मीरा कुछ हिचकिचाते हुए बोली। लेकिन क्या तरुण तुम्हारी सच्चाई जानता है? और क्या वो इस बच्ची को अपना लेगा? उसे अपनाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं अपनाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मीरा ने कहा। वाह मीरा, तुम कितनी महान हो। मतलब सबसे पहले तुमने आलोक जैसे अच्छे इंसान को छोड़ा कि तुम अपना करियर बनाना चाहती थी। तुम्हें पता है, आलोक ने शादी से पहले ही सारी बातें गौरी को बता दी थी, और उसने यह भी बताया था कि शादी से पहले उसके और तुम्हारे संबंध थे और तुमने उसे क्यों छोड़ा था। अगर उसे पता होता कि पूर्वी उसकी बेटी है तो वो कब का उसे अपना चुका होता। आपको आलोक के बारे में? हाँ, हमें आलोक के बारे में सब पता था, बस ये नहीं पता था कि पूर्वी उसकी बेटी है। आशा ने उसकी बात काट दी थी। तुम अब भी नहीं समझी? आलोक को छोड़ा ठीक है, लेकिन कैरियर के लिए अपनी छोटी सी बच्ची को अनजान लोगों के बीच छोड़ आई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो? नहीं, मैं उसका पूरा ख्याल कर रख रही थी।
क्या खाक ख्याल रख रही थी और कैसे ख्याल रख रही थी? इससे अच्छा तो तुम उसे आलोक के हवाले कर देती, कम से कम उसे अपने पिता का प्यार तो मिल जाता। आशा सांस लेने के लिए रुकी। पर तुम तो एक स्वार्थी लड़की हो, ऐसे ही किसी परिस्थिति के लिए अपनी बच्ची को गैर के हवाले कर दिया। नहीं आंटी, उस वक्त मुझे यही सही लगा। मीरा रोने लगी। अब ये मगरमच्छों वाले आंसू मत बहाओ। अब तुम तरुण को छोड़ना चाहती हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बच्ची को अपना ले। और दूसरी बात, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर दूंगी? क्या वो कोई सामान है जो तुमने मुझे 10 साल पहले रखने को दिया था और कब अब वापस लेने आ गई हो? नहीं मीरा नहीं, वो मेरी जीती जागती बच्ची है और उसे हमने कानूनी तौर पर गोद लिया है और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भी इस घर में वापस नहीं आना। तुम जैसी स्वार्थी लड़की की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्वी अपने कमरे में बैठकर सब कुछ सुन रही थी। मीरा के जाते ही वो दौड़कर आशा के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगी, माँ।